हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने डी ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में कुछ पढ़ा था, जो कि इंट्रोडक्शन था और कैसे हम उसे याद कर सकते हैं, मेमोराइज कर सकते हैं। ये कुछ ट्रिक्स हमने सीखी थी और कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स भी हमने ट्रांजिशन मेटल्स के बारे में पढ़ी थी। उससे आगे की हम अब कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट में। तो क्वेश्चन आ जाता है 1 मार्क में कि ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स क्यों शो करते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या होता है कि ns ऑर्बिटल और n-1 d ऑर्बिटल, यानी d ऑर्बिटल और ns ऑर्बिटल दोनों की एनर्जी ऑलमोस्ट सेम होती है, जिसकी वजह से ns ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉन और n-1 d ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन्स दोनों ही रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। तो देखिए, आप देख सकते हैं सिंस एनर्जी ऑफ ns एंड n-1 d इलेक्ट्रॉन्स आर ऑलमोस्ट इक्वल, so electrons of both these orbitals take part in the reactions. That's why transition elements show variable oxidation state, right? अब हम oxidation state से हम क्या बता सकते हैं? अगर lower oxidation state होगी तो जो कंपाउंड होगा वो बेसिक होगा नेचर में। इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट होती है तो एम्फोटेरिक होगा नेचर में। हायर ऑक्सीडेशन स्टेट होगी तो एसिडिक होगा। एग्जाम्पल हम यहाँ पर स्टडी कर सकते हैं, जैसे TiO है, MnO है। यहाँ पर हम दोनों की देखेंगे तो ऑक्सीडेशन स्टेट +2 आ रही है, -2 उधर जाके +2 हो जाएगा, -2 उधर जाके +2 हो जाएगा, तो दोनों का +2 है। तो ये हो जाएगा बेसिक नेचर में। क्यों? क्योंकि ऑक्सीडेशन स्टेट कम है। इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन मतलब बीच में जब ऑक्सीडेशन स्टेट वेरी करेगी, जैसे V2O3 है, Mn2O3 है, इन दोनों में ही ऑक्सीडेशन स्टेट हम याद रखिए, हम ट्रांजिशन मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट की बात कर रहे हैं। यहाँ पे भी हमने Ti की बात करी, Mn की बात करी, यहाँ पे वेनेडियम और मैग्नीज की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है दोनों मेटल्स की। MnO2 में अगर हम देखें तो 2 2 4 उधर जाके प्लस के 4 हो जाएंगे, तो Mn की ऑक्सीडेशन स्टेट +4 है। तो ये लगभग हमें पता है Mn +7 ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो करता है। तो इस तरह से हम देखते हैं ये बीच में आ रही है ऑक्सीडेशन स्टेट, तो इंटरमीडिएट हो गई है, इसलिए एम्फोटेरिक नेचर को शो करेगा। हायर ऑक्सीडेशन स्टेट जैसे MnO3 है, CrO3 है, दोनों में ही +6 ऑक्सीडेशन स्टेट होगी, 3 2 6 3 2 6। Mn2O7 में देखेंगे तो +7 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है यहाँ पर। तो इस तरीके से हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि जो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहे हैं वो एसिडिक होते हैं नेचर में, राइट। तो अब एक क्वेश्चन हम यहाँ पर देख लेते हैं कि विच ऑक्सीडेशन स्टेट इज मोर स्टेबल। अगर हमारे पास हम किसी भी एलिमेंट का पेपर में आ सकता है, Cu+1 या Cu+2 में किसकी ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा होगी। अब देख लेते हैं, Cu का एटॉमिक नंबर होता है 29, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा 4s1 3d10। अब 4s1 3d10 में अगर हमारे पास +1 और +2 में हम दिखा रहे हैं, तो +1 मतलब s लास्ट ऑर्बिट फोर्थ ऑर्बिट है, तो फोर्थ ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे बाहर। तो यहाँ पर हम देखेंगे पहले ये 4s0 3d10 दिखाएगा। अगर Cu+2 है तो 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से रिमूव हो चुका है, तो फिर नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन यहाँ से जाएगा, तो 4s0 3d9। अब 2 इलेक्ट्रॉन यानी 1 यहाँ से 1 यहाँ से, 2+2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से जा चुके हैं। तो देखिए यहाँ पर सारे ही इलेक्ट्रॉन्स अगर हम देखें इसमें Cu+1 में हम देखें तो ये कंप्लीटली फुलफिल्ड है, 3d10 कंप्लीटली फुलफिल्ड है और 4s0 कंप्लीटली एम्प्टी है। लेकिन यहाँ पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ये कंप्लीटली फुलफिल्ड नहीं है। तो जो कंप्लीटली फुलफिल्ड होगी वो सबसे ज्यादा स्टेबल होगी। आपको पता है एग्जैक्टली हाफ फिल्ड या कंप्लीटली फुलफिल्ड मोर स्टेबल होते हैं, तो इसलिए Cu+1 ऑक्सीडेशन स्टेट वुड बी मोर स्टेबल, राइट। तो ये था ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में। दूसरी प्रॉपर्टी हम देख लेते हैं, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। हम पढ़ते आ रहे हैं कि मैग्नेटिक प्रॉपर्टी 2 तरह की होती है, पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक। पैरा मीन्स होता है जहां पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंस होते हैं, डायमैग्नेटिक पेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंस होते हैं। तो इस तरह से हम बता सकते हैं कि कौन सा एलिमेंट किस एलिमेंट में पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, किस में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो उससे हम बता सकते हैं कि वो पैरामैग्नेटिक है या डायमैग्नेटिक है। तो यहाँ पर हम निकालते हैं मैग्नेटिक मोमेंट। ये निकालने के लिए एग्जाम में कैलकुलेट करने के लिए आ जाता है, म्यू से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं और इसका फॉर्मूला होता है √n × n+2। तो यहाँ पर n क्या है? n इज नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। तो अगर हमें जो भी मेटल दी हुई है उस मेटल में क्या आयनिक चार्ज उसमें दिया हुआ है, उससे हम उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट्स के थ्रू हम निकालेंगे
नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। सपोज कीजिए एक एग्जाम्पल ले लेते हैं Cu+2 का, तो Cu+2 मतलब 4s0 3d9। तो हम देख लेते हैं, देखिए 4s0 है यानी एम्प्टी है, 9 मीन्स पहले 5 इलेक्ट्रॉन्स भरेंगे, फिर इसको पेयर्ड करेंगे, तो एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ रहा है हमारे पास। तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हो गए हैं? 1। तो अब यहाँ पर n की जगह हम 1 भर देंगे, तो 1 × 1 + 2, तो इट वुड बी इक्वल्स टू √3। तो √3 मीन्स 1.73 bm, बोहर मैग्नेटन। तो ये इसका आंसर आ जाएगा अगर हमारे पास मैग्नेटिक मोमेंट निकालने के लिए आता है। तो आपको ये फॉर्मूला याद रखना है और सिर्फ इतना याद रखना है, n = नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। तो आप इस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख करके यहाँ पर आप देख सकते हैं इसको ड्रॉ करके कि कितने इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर्ड आ रहे हैं। वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को आपको यहाँ पे फिल कर देना है और इसका मैग्नेटिक मोमेंट निकाल देना है। तो ये दो हमने ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पर पढ़े। अब हम तीसरे पर आ जाते हैं, दैट इज हार्डनेस। हार्डनेस हमें कैसे पता चले कोई मेटल कितना हार्ड है या सॉफ्ट है? जैसे कि हम कहते हैं मरकरी लिक्विड होता है नेचर में, तो मरकरी लिक्विड क्यों होता है, ये हम किस बेस पे बता सकते हैं? हार्डनेस को हम कैसे मेजर कर सकते हैं? तो देखिए, हायर द अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हायर द हार्डनेस। जितने ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे उतना ही हार्ड वो मेटल होगा। एग्जाम्पल के तौर पर हम देख देते हैं, जैसे क्रोमियम, मोलिब्डेनम, टंगस्टन। अगर हम इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें तो 4s1 3d5, 5s1 4d5, 6s2 5d4। तो आप देख सकते हैं, देखिए यहाँ पे 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ये 5 अगर हम डी का ही केवल देखें तो यहाँ पे 5 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर अनपेयर्ड है, 1 यहाँ भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ रहा है, लेकिन यहाँ पर देखिए 5d4 है क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर चला गया है 6s2 में यहाँ पर, तो यहाँ भी 4 इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर्ड हैं। तो ये मैक्स टू मैक्स इलेक्ट्रॉन्स हैं। आपको पता है डी में 5 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम होते हैं अनपेयर्ड और 4 उससे कम होंगे। तो इस तरीके से ये तीनों ही बहुत हार्ड एलिमेंट्स में काउंट होते हैं। अब हम देख लेते हैं जिंक, कैडमियम, मरकरी, इन तीनों का एग्जाम्पल ले लेते हैं। हमें तीनों का, हम पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं, इन तीनों को ट्रांजिशन मेटल्स नहीं माना जाता है ड्यू टू हैविंग द कंप्लीटली फुलफिल्ड डी ऑर्बिटल्स। तो ये डी ब्लॉक एलिमेंट्स तो हैं लेकिन ट्रांजिशन एलिमेंट्स इन्हें कंसिडर नहीं करते हैं ड्यू टू कंटेनिंग द कंप्लीटली फुलफिल्ड डी ऑर्बिटल्स। तो यहाँ देखिए कंप्लीटली फुलफिल्ड डी ऑर्बिटल्स है, एसबी ऑर्बिटल कंप्लीटली भरा हुआ है, तो कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ प्रेजेंट नहीं है, जिसकी वजह से ये सॉफ्ट हो जाते हैं। तो जिंक सॉफ्ट होता है, कैडमियम सॉफ्ट होता है, इवन मर्क्यूरी तो लिक्विड होता है, सबको पता है। ये एक ऐसी मेटल है जो कि एक्सेप्शनल है, लिक्विड फॉर्म में पाई जाती है। तो इस तरह से हमें पता चलता है कौन हार्ड है कौन सॉफ्ट है। फोर्थ, यहाँ पर हम कैरेक्टरिस्टिक पढ़ते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स की, कलर ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स। तो कलर ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स एंड डीडी ट्रांजिशन। दो चीजों पर ये डिपेंड करता है कि डीडी ट्रांजिशन कितना हो रहा है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं। अब यहाँ हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे कि Cu+1, Zn+2, Cd+2 ऑल आर कलरलेस। क्यों कलरलेस है कि अगर हम इनको देखेंगे तो Cu+1, Cu का क्या होता है 4s1 3d5 होता है, 4s1 3d10 होता है, कॉपर 29 होता है। तो 4s1 3d10 में अगर हम प्लस कर रहे हैं तो d के कंप्लीटली फुलफिल्ड हैं और s का एक चला गया है। जिंक में आपको पता है 4s2 3d10 होता है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, s के 2 इलेक्ट्रॉन चले गए हैं, d पूरा 10 है। कैडमियम की अगर हम बात करें, देखिए कैडमियम यहाँ पर 5s2 4d10, तो अगर 2 इलेक्ट्रॉन जाते हैं तो यहां से जाएंगे 4d10 कंप्लीटली फुलफिल्ड रहेंगे। तो यहां पर कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ना होने की वजह से ये कलरलेस हो जाते हैं। अब देखिए, जैसे यहाँ पर हम एक क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, TiCl4 है हमारे पास और TiCl3 है, इन दोनों में से कलर्ड कौन होगा और किस तरह से हम इसको आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि क्यों कलर्ड होंगे और कैसे होंगे। तो TiCl4 है हमारे पास, TiCl3 है। टाइटेनियम एटॉमिक नंबर होता है 22, अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो 4s2 3d2। तो अब देखिए TiCl4 है तो यहाँ पे इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी हो गई, Cl की -1 होती है, तो 4 है तो -4 हुआ, इक्वल्स टू के उधर लेकर जाओगे तो +4 हो जाएगा। इसी तरीके से Ti यहाँ पर +3 में हो जाएगा क्योंकि Cl3 है। तो अब Ti+4 का आप देखिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप कैसे लिखेंगे, 4s0 3d0 लिखेंगे। क्यों लिखेंगे, क्योंकि 4 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से रिमूव करने हैं, तो 2 यहाँ से गए 2 यहाँ से गए। Ti+3
2 यहां से गए और 1 यहां से गया, तो 1 यहां से जा रहा है तो 1 3D में बच जाएगा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो आप देख सकते हैं TiCl4 जहां पर +4 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखा रहा है, कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है। आप देख सकते हैं यहाँ पर कोई इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड नहीं है, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ना होने की वजह से कलरलेस हो जाएगा। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ पर एक है, किसमें? TiCl3 में। तो Ti जब +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा तब उसमें एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा, जिसकी वजह से वो कलर्ड हो जाएगा। तो इस तरह से यदि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं तो हम कह सकते हैं कि वो कलर्ड होगा। या फिर dd ट्रांजिशन, वेकेंट d ऑर्बिटल होगा तो वहां पे dd ट्रांजिशन हो जाता है, जैसे कि आपको पता है Eg होता है यहाँ पे और T2G होता है। तो ये लोअर एनर्जी लेवल हो जाता है, ये हायर एनर्जी लेवल हो जाता है। अगर हम यहाँ पर देखें तो इस तरह से अगर ये डीजेनरेट ऑर्बिटल्स हैं तो यहाँ पर इस तरीके से डिवीजन हो जाता है। तो इलेक्ट्रॉन्स अगर यहां से यहां पर जंप कर जाएं तो ये dd ट्रांजिशन कहलाता है। तो अगर इस तरीके से कोई भी एलिमेंट एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है, एनर्जी को एब्जॉर्ब करके वो हायर एनर्जी लेवल में अगर चला जाता है तो उस समय पर वो कुछ एनर्जी को रेडिएट करता है, एमिट करता है। जब वो एमिट करेगा तो उसी कलर को वो शो करेगा। तो इस तरीके से dd ट्रांजिशन की वजह से या नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के प्रेजेंट होने की वजह से जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं वो कलरफुल होते हैं। होप चिल्ड्रन कि ये आपको समझ आया होगा। इसके नोट्स आप बनाएं और इनको याद करें। और दूसरी चीज, इस डी ब्लॉक एलिमेंट से रिलेटेड मैंने असाइनमेंट बनाए हैं जिनका लिंक मैंने डाला हुआ है इस वीडियो में, आप उनको जरूर सॉल्व करें। वो आपके बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। थैंक यू।